Welcome student to the new session. In this session, we will cover a very important topic, circular motion, uniform circular motion. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कुछ important points. तो what is uniform circular motion? इसको हम पहले डिस्कस करना चाहेंगे। तो डेफिनेशन क्लियर है, when a particle moves in a circular path with constant speed, then it is said to be, I'm not using the word velocity, I am using the word constant speed, means magnitude of velocity remains constant. In this case, the acceleration of the particle AR means radius. Along the radius, this acceleration AR acts along the radius towards the center, is given by V square by R, or you may write it R omega square. VR and omega are linear velocity. V and omega are linear velocity, not VR. Okay, VR you can say that, पर इसको हमें रब कर देना चाहिए. V and omega are linear velocity. V, R and omega. It should be like this. V, R and omega are linear velocity, radius and angular velocity of the particle. तो सबसे important बात तो स्टूडेंट ये है कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसकी स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, एंड टुवर्ड्स द सेंटर v an acceleration acts that is called AR. So AR is given V square by R, or it may be written as R omega square, and omega can be calculated as 2 pi by t, where t is the time period, and omega can be written as 2 pi n, or it can be written as 2 pi f. N or f stands for frequency, number of revolution per second. तो इतना फैमिलियर तो सभी लोग होते हैं सर्कुलर मोशन से। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए स्टूडेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहला पॉइंट ये आप नोट करिए सारा, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, दैट मींस स्पीड, डज नॉट चेंजेस। सेकंड पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी चेंजेस। इसलिए ये कहना तो गलत होगा कि लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है पर डायरेक्शन चेंज होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी बदलती है, चेंज होती है। लीनियर वेलोसिटी चेंजेस। फोर्थ पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। फिफ्थ पॉइंट, लीनियर मोमेंटम changes, it is not constant, because linear momentum is mass multiplied by linear velocity. Sixth point, angular momentum with respect to center does not change. इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। angular momentum with respect to center does not change and kinetic energy does not changes. ये इंपॉर्टेंट बात है। वर्क डन इज जीरो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और वर्क डन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती बिकॉज हाफ इनटू मास इनटू स्पीड स्क्वायर, एंड यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. Linear momentum is a vector quantity, it depends upon velocity. If velocity is not constant, so you can say that linear momentum is also not constant. तो ये जो आखिरी के पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट और वर्क डन जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट करिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो ये बात जरूर याद रखनी है कि वर्क डन हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। और उसके दो रीजन दिए जाते हैं, क्योंकि वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम से वी नो इट फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम that work done is equal to change in kinetic energy, but since kinetic energy is constant, so change in kinetic energy is zero. और सेकंड रीजन ये होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स
लीनियर वेलोसिटी से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। आगे चल के हम इसको और डिस्कस करेंगे। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर आ गए हम। इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी, इंपॉर्टेंट बात है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कहना मतलब है विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसको जरूरत है, इट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे हम एफसी से बताएंगे। दिस फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, changes the direction of linear velocity but not its magnitude। तो देखिए ये एग्जामिनेशन में पूछा गया था, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है? नहीं, वो सिर्फ लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है। और दूसरी बात, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लिख सकते हैं mv² अपॉन आर, आप जानते हैं। और v को हमने आर ओमेगा लिख दिया तो हमारा फॉर्मूला आया एम आर ओमेगा स्क्वायर। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी ओमेगा। और डेफिनेटली ओमेगा इज, या तो हम 2 पाई बाय टी से कैलकुलेट कर सकते हैं, टी इज द टाइम पीरियड, या 2 पाई एफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट मींस नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द बॉडी पर सेकंड। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। इसकी सिग्निफिकेंस है, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स नो सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल। सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना कोई भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स the work done by the centripetal force is always zero, as it is perpendicular to velocity and instantaneous displacement। अब चलिए देखिए इसको समझते हैं। ये हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स हुआ और ये हुआ हमारा लीनियर वेलोसिटी। सेंट्रिपिटल फोर्स को रेडियल फोर्स भी कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। इसलिए वर्क डन बाय FC is always zero। अब इसके एग्जांपल, when an electron moves around the nucleus in a circular orbit, the electrostatic force of attraction between the electron and nucleus is the centripetal force। अब जैसे मान लीजिए electron is moving around the nucleus in a circular orbit, so here is electron and here is nucleus। और आप जानते हैं न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, न्यूक्लियस कैरीज व्हाट चार्ज, Ze। electron is attracted by the nucleus, so F equal to K Ze into E upon R square, or you may write it K Ze square upon R। So this is nothing but equal to mv square by R, so we can write K Ze square by R। So this is the example। So centripetal force is a physical force
अगर इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलता तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अराउंड द न्यूक्लियस एक सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम पाता. So if any particle or body is performing circular motion, it requires centripetal force. उसको जरूरत है सेंट्रीपिटल फोर्स की. बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है. और यहाँ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दिया? न्यूक्लियस ने दिया. कैसे दिया? अट्रैक्ट करके. अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता तो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलता. इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलता तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं कर पाता. अब देखिए, ये थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल है. व्हेन अ स्टोन whirled round the horizontal circle by attaching it at the end of string, tension in the string provides the centripetal force. तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्ट्रिंग का टेंशन है वो स्ट्रिंग को, मास को एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. देखिए, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना चाहिए. द टेंशन इन द स्ट्रिंग provides the stone necessary centripetal force so that it can move on a circular path. इन्हीं एग्जांपल्स पे न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं. सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड्स. आप अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड्स. तो यहाँ मैंने तीन बातें क्लियर करी हैं. द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सर्कुलर टर्निंग है, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर टर्निंग पे है तो उसको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो उसे हमें यहाँ ये डिस्कस करना है कि सर्कुलर टर्निंग में बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलेगा. द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स while taking a circular turn is being provided to a vehicle by the following three ways. First, by friction only. ऐसा हो सकता है कि फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे. सेकंड, बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स. व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड्स? व्हेन द अपर एंड ऑफ द रोड इज रेज्ड. रोड के अपर एंड को, वन एंड, या हम ऐसा कह सकते हैं रोड के किसी भी एंड को थोड़ा सा ऊपर उठा दें, तो दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, बैंकिंग ऑफ रोड. अब ऐसा भी हो सकता है कि व्हीकल को सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से भी मिले, बैंकिंग ऑफ रोड से भी मिले. तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है सर्कुलर टर्न ऑन द रोड्स. या तो फ्रिक्शन से सेंट्रीपिटल फोर्स मिले व्हीकल को, या बैंकिंग ऑफ रोड से मिले, या बोथ फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स. अब इसके वेरियस केसेस को अब स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे. ये देखिए फ्रिक्शन. अब ये देखिए, आपको फिगर दिख रहा है, एक व्हीकल दिख रही है, इस सर्कुलर टर्न पर है, और व्हीकल की स्पीड कितनी है v. तो व्हीकल के टायर और रोड के बीच में F is the force of friction. F is the force of friction which acts between force of friction between tire and road. यहाँ हमने बताया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. तो देखिए ये फॉर्मूला आया कैसे. V is less than root of mu s g r. ये मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ. तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r है, वो होना चाहिए
लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शन, m कैंसिल हो जाएगा, so v square is less than mu rg, v is less than or equal to root mu rg, ऐसे आता है। तो हम ये कहना चाहते हैं किसी भी सर्कुलर टर्न पर व्हीकल की जो स्पीड होनी चाहिए, इधर देखिए, रूट म्यू आर जी के इक्वल हो सकती है या रूट म्यू आर जी से कम हो सकती है, तो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, रूट म्यू जी आर। अगर किसी भी व्हीकल की स्पीड, मैक्सिमम स्पीड रूट म्यू जी आर से ज्यादा होगी तो क्या होगा, तो वो वाइल टेकिंग द सर्कुलर टर्न स्किड हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड on circular turn is v maximum, that is given by root mu g r। ये हमेशा हमें याद रखना है। और इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं स्टूडेंट, हम इसे क्या बोलते हैं, सेफ स्पीड। क्या बोलते हैं हम इसे, सेफ स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड, सेफ स्पीड कितनी है, रूट म्यू आर जी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि स्पीड ऑफ व्हीकल should be less than रूट म्यू आर जी और मैक्सिमम इक्वल हो सकती है। तो जब भी व्हीकल की स्पीड रूट म्यू आर जी से ज्यादा होगी तो वो स्लिप कर जाएगी सर्कुलर टर्न पर। इसे अच्छे से आप ड्रॉ कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। यही मैंने लिखा, फॉर ए गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर and coefficient of friction, the safe maximum velocity of the vehicle is given by root mu s r g। Mu s is the coefficient of static friction, or you must say that friction। तो बस आपको ये फॉर्मूला स्टूडेंट याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पर न्यूमेरिकल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में और आगे भी पूछे जाएंगे। So this is very important। आगे, अब बैंकिंग से भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हमने एक व्हीकल को बताया गया, तो ये बैंकिंग दिखाई गई है। देखिए रोड थी ओ एक्स, तो रोड के एक एंड को हमने ऊपर उठा दिया और रोड के दूसरे एंड को हमने ए पोजीशन पे रखा, तो ये एक इंक्लाइन प्लेन की कंडीशन बन गई। अब ये इस व्हीकल का मास कितना मान दिया हमने, एम जी, नॉर्मल रिएक्शन एन। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है कि नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व किया है। नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल से कितना एंगल बनाती है, थीटा, तो उसको रिजॉल्व पार्ट आएगा एन कॉस थीटा और दूसरा रिजॉल्व पार्ट आएगा एन साइन थीटा। तो देखिए एन साइन थीटा क्या करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। एन साइन थीटा क्या करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ये बात आपको हमेशा यहाँ ध्यान रखनी चाहिए। और एन कॉस थीटा क्या करेगा, वेट को बैलेंस करेगा। एन कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, वेट को बैलेंस करेगा। अगर हम इन इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ये रहा आपका थीटा। इसीलिए जब एक साइक्लिस्ट सर्कुलर पाथ को क्रॉस करता है, सर्कुलर पाथ को क्रॉस करता है, तो वो खुद को वर्टिकल से, किस एंगल पर इंक्लाइन करता है, थीटा एंगल पर इंक्लाइन करता है, वेयर tan थीटा इज गिवन बाय v square by rg। थीटा इज द बैंकिंग एंगल कहलाता है, यहाँ पे थीटा को बैंकिंग एंगल कहलाते हैं। और साइक्लिस्ट के लिए अगर हम इसे डिफाइन करें, a cyclist while taking a circular turn bends himself or herself from vertical at an angle theta, where tan theta is given by v square by rg। And for reference you can read your 11th class textbooks or NCERT।
अब देखिए अगला पॉइंट, मोशन ऑफ व्हीकल ऑन ए रफ बैंक्ड रोड, इंपॉर्टेंट। सॉरी, if friction is present between road and tires, मान लीजिए रोड और टायर्स के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, द कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट बात है, लिखिए इसको, द कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये आप इसको हाईलाइट करिए, ये आपको मैंने हाईलाइट करके बता दिया, इंपॉर्टेंट बात है वो कंपोनेंट, फ्रिक्शन का कंपोनेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसमें दो केसेस होते हैं, पहला केस हम पढ़ते हैं, इफ n sin थीटा इज ग्रेटर देन, आप लिखिए अगली स्लाइड में डायग्राम में मैं आपको क्लियर करता हूँ, mv²/r, the vehicle possesses the tendency to slip down the plane। कब ऐसा होगा? जब n sin थीटा क्या होगा, mv²/r से बड़ा होगा। और आगे, the minimum speed for avoiding slipping down the plane can be obtained by taking friction up the plane। क्योंकि क्या हो रहा है, व्हीकल क्या हो रहा है, स्लिपिंग डाउन, स्लिप हो रही है डाउन द प्लेन, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अप द प्लेन, क्योंकि व्हीकल की स्लिपिंग, इट इज स्लिपिंग डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगना चाहिए, अप द प्लेन लगना चाहिए। यही चीज यहाँ पर लिखी गई है, द सेम इज मेंशन्ड ओवर हियर। इसको अच्छे से समझिए। ये देखिए अब हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, ध्यान से फिगर को देखिए कि ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई, देखिए ये एंगल थीटा, मैं आपको थोड़ा एंगल समझा दूं, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। और व्हीकल की जो टेंडेंसी है स्लिपिंग डाउन है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन। ये देखिए ये एंगल क्या है, थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये थोड़ा आपको एंगल्स या तो याद रखिए या आप एंगल्स को आप निकालना सीखिए। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड कि कैसे आया। ये अगर थीटा एंगल है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो इसको क्लियर करते हैं। अब आप देखिए हमने एन को रिजॉल्व किया, तो एन का एक रिजॉल्व पोर्शन कितना मिला हमें, एन कॉस थीटा, और दूसरा रिजॉल्व पोर्शन मिला एन साइन थीटा। तो देखिए यहाँ एन साइन थीटा सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लग रहा है और उसको अपोज कर रहा है। यहाँ हमने फ्रिक्शन को रिजॉल्व कर लिया, तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आ गया ये एफ कॉस थीटा, उससे 90 डिग्री पे आ गया एफ साइन थीटा। ये थोड़ा डायग्राम बनाइए, तो अगली स्लाइड में ये कैसे इसको सॉल्व किया जाता है वो हम देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्या है, एंगल। आपको क्या याद होना चाहिए, एंगल याद होना चाहिए। ये अगर आप इसे याद रखेंगे तो आगे चल के आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है और ये एंगल थीटा है, तो हमने इसको रिजॉल्व किया। ये हो गया है एन कॉस थीटा, क्योंकि इस लाइन से थीटा एंगल बनाता है, और ये हो गया एन साइन थीटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। और हमने पिछली स्लाइड में लिखा है कि भाई एन साइन थीटा अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जितना चाहिए, जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए बच्चों, अगर एन साइन थीटा उससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा, तो व्हीकल क्या होगी, सेंटर की तरफ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। सेंटर की तरफ उसे ज्यादा फोर्स मिल गया, जितना चाहिए था सेंट्रीपिटल फोर्स उससे ज्यादा मिल गया, तो वो स्लिप डाउन कर जाएगी।
और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि वो स्लिप डाउन कर रही है इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी। और ये एंगल कितना हो गया थीटा, इसको रिजॉल्व किया, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये हो गया एफ कॉस थीटा और ये हो गया एफ साइन थीटा। तो अगर डायग्राम मालूम है तो अब हम बहुत आसानी से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं और ये इसका वेट है। डायग्राम की क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए, एंगल की क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। अब देखिए n sin theta minus f cos theta equal to mv, ओके दैट्स अ वेरी गुड। अब देखिए सेंटर की तरफ लगने वाला यहाँ कहीं सेंटर होगा, यहाँ कहीं सेंटर होगा, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना है यहीं से देख लेते हैं। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर विल बी, ध्यान दीजिए, n sin थीटा माइनस f cos थीटा। और जो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको समझ में आया, एक इक्वेशन तो आ गया n sin थीटा माइनस f cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को हम रिजॉल्व करेंगे, तो ऊपर की तरफ देखिए कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो लग रहा है n cos थीटा और दूसरा लग रहा है f cos थीटा, मस्ट बी इक्वल टू वेट। ऐसे इक्वेशंस बनाते हैं, इक्वेशन बनाना सीखिए। हाँ इस स्लाइड को मैं नाम देना भूल गया, R5, 5 बार रिवाइज करो कम से कम। नहीं बनता है ये कहना बहुत आसान होता है और ये एक्सेप्ट करना उतना ही मुश्किल होता है कि हम कोशिश करते हैं, हम एक बार करने पर नहीं कर पाएंगे। ये देखिए इसीलिए मैंने लिखा है n sin थीटा माइनस f cos थीटा। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन n sin थीटा माइनस f cos थीटा इक्वल टू m v मिनिमम स्क्वायर अपॉन r। या तो आप इन इक्वेशंस को डायग्राम बना के बहुत तेजी से निकालना की प्रैक्टिस करिए या आप इसे याद करिए, चॉइसेस आपकी है। दूसरा भी मैंने आपको बता दिया, दूसरा इक्वेशन क्या आया था हमारा, n cos थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल टू mg। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, डेफिनेटली f क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो हमें ये मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला मिलता है जो हमसे एग्जामिनेशन में कई बार पूछा, आपके कंपटीशन में पूछा जा चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको सॉल्व कर दूं तो मैं अगली स्टेप में इसको सॉल्व कर दूंगा। अब देखिए ये कैसे होता है, ये पूरा सिस्टम कैसे सॉल्व होता है। तो इक्वेशन है n sin थीटा माइनस f cos थीटा इक्वल टू m v मिनिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और दूसरा इक्वेशन है n cos थीटा। कैसे सॉल्व किया जाता है, एक बहुत सिंपल टेक्निक है इसको सॉल्व करने की, इक्वल टू mg। तो चलिए अगली स्लाइड में इस बहुत सिंपल टेक्निक को हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए याद रखिए F इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय म्यू एन। तो करना क्या है, तो ये जो पहला इक्वेशन है n sin थीटा माइनस f cos थीटा इक्वल टू एम वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ आप f की वैल्यू रख दीजिए, म्यू एन cos थीटा इक्वल टू एम वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर। n कॉमन ले लीजिए, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इक्वल टू एम वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर, इसको नाम दे दीजिए थर्ड। अब जो सेकंड इक्वेशन था वो क्या था, n cos थीटा प्लस f sin थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल टू mg। यहाँ पे भी f को म्यू एन रखो, n cos थीटा, टफ है पर इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है ये, इक्वल टू mg। अब n को कॉमन ले लो, ये आ जाएगा cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इक्वल टू mg। इसे आप नंबर 4 इक्वेशन बोलिए। अब करना क्या है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करें, थर्ड को 4 से डिवाइड कर दें। जब हम थर्ड को 4 से डिवाइड करेंगे, ये देखिए n है ना, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे को मिलेगा
साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और राइट हैंड साइड में m भी देखो आप कैंसिल हो जाएगा, और ये हमें मिलेगा v मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर जी। अब क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ऊपर नीचे म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा म्यू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। आप अच्छे जानते हैं कि ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा जा चुका है। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा और माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। तो अब ये देखिए आगे आप चाहेंगे तो इसको और सॉल्व करना है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अब हमें इसके लिए जगह लगेगी, तो हम क्या करते हैं, एक मिनट, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा इक्वल टू वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर जी। तो वी मिनिमम आपका यहाँ से आ जाएगा रूट आर जी, टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। तो आपको करके बताया है इसलिए कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। फॉर्मूला याद रहेगा तो अच्छी बात रहेगी, बिकॉज यू हैव ओनली 1 मिनट टाइम। तो इस पूरे उसमें एक मैथमेटिक्स के कारण ये बहुत थोड़ा दिक्कत दे देता है, बाकी कोई रीजन नहीं है। बस सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है स्टूडेंट कि आपको फोर्सेस को रिजॉल्व करना आना चाहिए। आप देखिए अगर ये फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, ये हमारा व्हीकल है। यहाँ हमने नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर लिया, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन को हमने क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया, एन कॉस थीटा, और ये हो गया एन साइन थीटा। तो ये एन साइन थीटा सेंटर ऑफ टर्निंग पर एक्ट कर रहा है, उसको फिर फ्रिक्शन को रिजॉल्व किया एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, और एन कॉस थीटा और एफ साइन थीटा ऐड हो जाएंगे, वो किसको बैलेंस करेंगे, एमजी को। तो इस तरह से आपने ये दो इक्वेशन बना लिए, बाकी काम आसान है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अब आप चाहते हैं तो एक और हम काम कर सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को वी कैन राइट न्यू एन, तो हम रिजॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं म्यू एन कॉस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं म्यू एन साइन थीटा। ये आपके दो इक्वेशन। तो ये जो फाइनली जो इक्वेशन है वी मिनिमम, व्हाट आई शुड से, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आपको ये भी बता दिया स्टूडेंट कि ये इक्वेशन आते कैसे। बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखिए जब एन साइन थीटा ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो व्हीकल विल स्लिप डाउन करेगी। तो मिनिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए। अगर ये स्पीड मिनिमम उसे नहीं मिलेगी तो स्लिप डाउन कर जाएगी। अब देखिए अगला केस,
हो सकता है कि एन साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर से छोटा हो। इफ एन साइन थीटा इज लेस देन एम वी स्क्वायर बाय आर, द व्हीकल possesses the tendency to skid up the plane। देखिए पूछा जा सकता है थ्योरी में, skid up the plane, वो अप द प्लेन स्किड कर सकती है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। अगर अप द प्लेन स्किड करेगी, ऊपर की तरफ स्किड करेगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड। अब आगे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, द सेफ मैक्सिमम स्पीड फॉर अवॉइडिंग स्किडिंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग फ्रिक्शन एक्टिंग डाउन द प्लेन। क्योंकि वो स्किड अप द प्लेन है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? उसके स्किडिंग कहाँ हो रही है? अप द प्लेन हो रही है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? डाउन में लगेगा। बस फिर वही डायग्राम है, फिर वही फोर्सेस का क्या है, रिजोल्यूशन है, और वैसे ही हम कर लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करें। अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो आगे बढ़ते हैं, तो ये इसको आपको याद रखना चाहिए, एन इज लेस एन साइन थीटा इज लेस देन एम वी स्क्वायर बाय आर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रिक्शन डाउन हो गया। अब देखिए यहीं पे हमने रिजॉल्व किया, ये जो आपको दिख रहा है एंगल थीटा, ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एन साइन थीटा। फिर फ्रिक्शन डाउन द प्लेन लग रहा है, तो फ्रिक्शन को रिजॉल्व किया, फ्रिक्शन कितना एंगल बना रहा है इस लाइन से? थीटा। ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो अब आप देखिए नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना लग रहा है? नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, आप देखिए डायग्राम देखिए, खुद ही बताइए। एन साइन थीटा सीखना पड़ेगा, एंगल याद रखिए, बस सारी कहानी एंगल की तरफ है। इसको हम लिख सकते हैं एम वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब दूसरा इक्वेशन देखिए, अपवर्ड डायरेक्शन में आप देखिए यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ क्या लग रहा है? एन कॉस थीटा, और डाउनवर्ड लग रहा है एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो डेफिनेटली एम जी प्लस एफ साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एन कॉस थीटा। एम जी प्लस एफ साइन थीटा must be equal to n cos theta। तो ये इस तरह से हमने इक्वेशंस को क्या कर लिया, बना लिया। और F क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, वो होता है म्यू एन। क्या होता है? म्यू एन। रिजॉल्व एक बार करना स्टूडेंट आप सीख जाएंगे तो सारा काम आसान हो जाएगा। एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आर, तो एम जी प्लस एफ साइन थीटा रिजॉल्व करना सीखिए, इक्वल टू एन कॉस थीटा। एक बार रिजॉल्व करना आ गया तो फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, पूरी थ्योरी भी हमें समझ में आ जाएगी। तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम में एक फॉर्मूला है। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक मिनट, आई एम सॉरी। हम लोग कहाँ थे? यहाँ थे। अच्छा देखिए, पहले हम इस मिनिमम स्पीड के फॉर्मूले को लिख लेते हैं। टेन थीटा माइनस म्यू ऊपर है, और डिनोमिनेटर में है वन प्लस म्यू टेन थीटा, वन प्लस म्यू टेन थीटा। और यहाँ पर आप देखिए दूसरे केस में साइन थोड़ा बदल गया है।
दो केसेस होते हैं। तो अगर एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा होगा तो स्किडिंग डाउन का चांसेस होगा, और अगर एन साइन थीटा, ये देखिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट करा कैसे जाता है देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बस इक्वेशन आने चाहिए हमारे को। हमारे इक्वेशन तैयार है, आगे बढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। हमारा इक्वेशन था एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, एफ को हमने लिख दिया म्यू एन कॉस थीटा इक्वल टू एम वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आर। और दूसरा इक्वेशन था हमारा एम जी प्लस एफ साइन थीटा, उसको हमने लिखा म्यू एन साइन थीटा इक्वल टू एन कॉस थीटा। तो देखिए एन को हमें कॉमन लेना है, म्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक मिनट, ट्रांसफर कर दिया, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो ये हो गया एन इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम जी। अब कुछ नहीं करो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, एन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। बार बार करने से क्या होता है, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस बढ़ती है, क्विकनेस बढ़ती है, थ्योरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और डिनोमिनेटर में होगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, एम कैंसिल हो जाएगा तो ये मिल जाएगा वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आर जी। एक मिनट, सो लेट्स राइट इट डाउन, आर जी है ना, सो वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आर जी। अब देखिए इस पूरे इक्वेशन को देखिए, ऊपर नीचे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन कॉस थीटा, सॉरी, both numerator and denominator are divided by both numerator and denominator are divided by cos theta. So try to do orally. जब sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया जाएगा तो क्या मिलेगा, tan थीटा। cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया जाएगा तो क्या मिलेगा, म्यू। नीचे देखिए ये cos थीटा, इस cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। इस sin थीटा को, ये दिख रहा है आपको sin थीटा, तो हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू tan थीटा। So V maximum will be root of Rg into tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta। ये करना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। तो ओरल डिवीजन, ओरल प्रैक्टिसेस, डूइंग ट्वाइस और थ्राइस, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब क्वेश्चंस बनेगा। अपने आप को आप चेंज करो, बदलो, यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। ओके, इफ यू आर डन विद दिस तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे किया जाता है। तो फिर से अब एक बार सारे केसेस की कॉम्प्रिहेंसिव लुक आउट कर ले। तो केस 1 था हमारा, क्या था, अगर एन साइन थीटा क्या हो, एम वी स्क्वायर बाय आर से होगा तो व्हीकल की टेंडेंसी क्या होगी, स्लिप डाउन। ठीक है, और उस केस में उसकी जो स्पीड होगी वो हम निकाल चुके हैं, मिनिमम स्पीड होगी। और अगला केस, अगर एन साइन थीटा लेस देन एम वी स्क्वायर बाय आर होगा तो व्हीकल की टेंडेंसी क्या होगी, स्किड अप द प्लेन। और मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, आर जी।
रूट ऑफ tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। बॉस फॉर्मूला भूल गए ना, तो सभी चीजें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएंगी। अब थोड़ा ये करते हैं और इसका फोर्स एनालिसिस करते हैं। मोशन ऑफ साइक्लिस्ट इन ए डेथ वेल, इन ए डेथ वेल, मोशन ऑफ साइक्लिस्ट इन ए डेथ वेल। अब ये देखिए, ये आपका साइक्लिस्ट है, ये डेथ वेल में घूम रहा है, तो हम जानते हैं इसका वेट कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। तो वेट को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, याद रखिए अपवर्ड। ये नॉर्मल रिएक्शन होगी। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ साइक्लिस्ट इन अ डेथ वेल as shown in the figure, the normal reaction and provides the centripetal force. ये नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। अच्छा, दूसरी चीज, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेट को बैलेंस करता है। इसको मिटा दीजिए। तो एन किससे प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो इसलिए हमने लिख दिया एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और फ्रिक्शन इसको बैलेंस करता है, वेट को। और आप जानते हैं फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एन इक्वल टू एम जी। तो स्टूडेंट, ये दो इक्वेशन तो हमारे तैयार हो गए। पहला इक्वेशन हमारा तैयार हो गया, एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और दूसरा इक्वेशन हमारा तैयार हो गया, म्यू एन इक्वल टू एम जी, म्यू एन इक्वल टू एम जी। अब हमें करना क्या है, हमें डिवाइड कर देना है, तो हमारा आंसर बहुत आसान हो जाएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, second divided by first divided by second. Okay, so n divided by mu n equal to mv square by r mg। तो ये m कैंसिल हो गया, n भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ एक काम करें, हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं, कुछ गलती कर रहे थे हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन में हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं, या सेकंड इक्वेशन में n की वैल्यू पुट करते हैं, म्यू n इक्वल टू एम जी। यहाँ से n की वैल्यू लीजिए, एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू एम जी। एम से एम कैंसिल, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू। तो वी इक्वल टू रूट ऑफ आर जी बाय म्यू। ये फॉर्मूला अब आपको याद रखना। तो वो उसकी स्पीड होगी। अगर उसकी स्पीड इससे कम हुई तो वो फॉल डाउन कर जाएगा। तो उसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, रूट आर जी बाय म्यू, रूट आर जी बाय म्यू। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। A ball of mass 0.5 kg is attached to the end of a string having length 0.5 meter. The ball is rotated on a horizontal circular path about vertical axis.
The maximum tension that string can bear is 324 Newton. The maximum possible value of angular velocity of ball in radian per second. तो आप जानते हैं टेंशन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। पहली कंसेप्ट, वी को क्या लिख दिया आपने, आर ओमेगा, ये हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो टी अपॉन एम आर इज ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा विल बी रूट ऑफ टी अपॉन एम आर। पहले फॉर्मूला बना लीजिए फिर सॉल्व करिए। टेंशन 324, मास हाफ, 0.5 को हाफ कह सकते हैं, रेडियस हाफ, सो ओमेगा विल बी 4 into 324। अब आपको रूट निकालना है, अगर आप रूट निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, you will get your answer. So you need to calculate the root. तो 324 का रूट होगा 18 और 4 का होगा 2, तो 2 into 18, so the answer is 36. So fourth is the correct answer. Fourth option is correct.